स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल डियर पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और अभी हम लोग ऑप्टिक्स को देख रहे हैं और इसी ऑप्टिक्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले इस टॉपिक में आज हम लोग एक खास मुद्दे को देखने वाले हैं जो बोर्ड के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और वो मुद्दा है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ा था और सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने क्या देखा कि यदि हमको छोटे से ऑब्जेक्ट को, एक टीनी ऑब्जेक्ट को जो हमको नेकेड आई से अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, क्लियर नहीं विजन होगा, तो उसको हम 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना या 100 गुना तक मैग्नीफाइड कर सकते हैं। और यदि मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसको आपने 10 टाइम्स मैग्नीफाइड करा और 10 टाइम मैग्नीफाइड करने के बाद वो आपके नेकेड आई से अभी भी नहीं दिख रहा है, मान लो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्लियर विजन करने के लिए, अच्छे से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं। जो हाई क्वालिटी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है लगभग किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को 1000 गुना तक 1000 टाइम्स वो मैग्नीफाइड कर सकता है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को 1000 टाइम्स मैग्नीफाइड कर सकता है या 1000 टाइम्स या हाईली मैग्नीफाइड कर सकता है नहीं। तो बच्चा लोग, जब हमको एक छोटे से ऑब्जेक्ट का एक बड़ा सा इमेज देखना होता है तो उसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। आप सभी ने कभी न कभी अपने लाइफ में लेबोरेटरी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप जरूर देखा होगा, या आप कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनके टेबल पे भी आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या जो लैब टेक्नीशियन वगैरह होते हैं उनके टेबल पे आपको मिल जाएंगे। फिर दूसरी बात और भी है कि यदि आप किसी अच्छे बायोलॉजी के टीचर के क्लास में देखोगे तो वहाँ पे भी एक सस्ता सुविधा वाला माइक्रोस्कोप आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लैब में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस वजह से वहाँ पे अच्छे क्वालिटी का होता है। ठीक है चलो, तो चलो आज हम लोग आज पे मुद्दे पे बात करते हैं और समझते हैं अच्छे से कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है। तो बच्चा, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो, और हेडिंग है आज का हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आई बात बच्चा लोग समझ में? तो ये आज का हमारा हेडिंग है, आज का हमारा मुद्दा ये है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आज हम लोग देखने वाले बच्चा। ठीक है, और समझते हैं इसको कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यदि है तो क्या चीज है ये। आइए देख लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ अलग चीज नहीं है, इसको बनाने के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ता है, 2 शॉर्ट फोकल लेंथ वाले, ध्यान देना, 2 शॉर्ट फोकल लेंथ वाले कन्वेक्स लेंस का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो मतलब यहां पे 2 लेंस होगा, दोनों का दोनों कन्वेक्स लेंस होगा और दोनों की फोकस कम है, लेकिन उसी कम में से एक का फोकस थोड़ा सा कम होता है और दूसरे का कंपैरेटिवली उससे ज्यादा होता है। एक का कर्वेचर, एक का अपर्चर थोड़ा सा छोटा होता है, कम होता है, और एक का अपर्चर कंपैरेटिवली उससे ज्यादा बड़ा होता है। चलो आ जाओ, हम लोग इस पर देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे मान लो बच्चा लोग कि अपने पास कोई कन्वेक्स लेंस है, और आप बोलोगे कि सर कन्वेक्स लेंस को तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, ये मान लो 1 मिनट के लिए अपना एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है बच्चा लोग, ऐसे अब इस कन्वेक्स लेंस को आप देखोगे, यदि मतलब अच्छे से बना नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ।
सॉरी, चलो आ जाओ। कन्वेक्स लेंस, तो आप बोलोगे कि सर कन्वेक्स लेंस तो ये है, ये बात तो समझ में आता है, फिर भी थोड़ा सा ठीक है। एक कन्वेक्स लेंस अपना ये है और दूसरा कन्वेक्स लेंस हमने क्या करा और ले लिया। बोले ठीक है, दोनों का दोनों कन्वेक्स लेंस ही है, दोनों का दोनों बच्चा लोग कन्वेक्स लेंस ही है। अब इस कन्वेक्स लेंस को आप लोग देखोगे तो एक का फोकस थोड़ा सा कम है, तो एक का फोकस उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है बच्चा, ऐसे। अब आप बोलोगे कि सर दो है, रखा कैसे जाए दोनों को? तो बच्चा लोग हम लोग इस दोनों को क्या करते हैं, कोएक्सियली रूप से रखते हैं। बोले सर कोएक्सियली का क्या मतलब? कोएक्सियली का मतलब होता है बच्चा, दोनों लेंस को हम लोग किसी एक मेटल के ट्यूब पे ऐसे अरेंज करके रखते हैं ताकि इसका एक्सिस समान हो। बोले सर अभी दोनों का एक्सिस तो समान नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके एक्सिस को सेम कर देते हैं। मान लो ये अपने एक्सिस पे ऐसे आ गया, तो इसको भी हम अपने एक्सिस पे ले आते हैं। बोले ठीक है सर, अब ये समझ में आया कि दोनों को हमने क्या करा, कोएक्सियली अरेंज कर दिया। बोले ठीक। अब बच्चा लोग जिस मेटल के ट्यूब पे आप कोएक्सियली रखते हो इसको बोला जाता है ट्यूब। लेकिन इस ट्यूब के आप बात करोगे तो इसमें दोनों लेंस का अलग अलग ऑप्टिकल सेंटर है। ये जो छोटा वाला लेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओ बोलते हैं, और ये बड़े वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ई बोलते हैं। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग बच्चा बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, कैपिटल एल। क्या बोलते हैं बताओ? लेंथ ऑफ ट्यूब। अब आप बोलोगे कि सर ये लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब तो समझ में आया कि दोनों लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम लोग कैपिटल एल से लिखते हैं। ठीक है, अब इस दोनों लेंस में से ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट को हम लोग, मान लो कि अपने पास कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस छोटे से लेंस के सामने रखते हैं। बोले ठीक है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है ये, और इस छोटे से ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इस लेंस के सामने रखते हैं। तो ये लेंस क्या करेगा? बोले सर ये लेंस सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज तो जरूर बनाएगा। तो इमेज कैसे बनता है? इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, एक रे को इंसिडेंट करवाते हैं। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो हमेशा कसम खा के इसके फोकस से पास करती है। नहीं, कहां से पास करती है? इसके फोकस से। अब यदि इसके फोकस से पास करती हुई ये रिफ्रैक्ट करके इधर चली जाती है तो दूसरी रे को हम लोग कहां से लाते हैं? बोले सर दूसरी रे को तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से निकाला जाता है, और जो रेज बच्चा ऑप्टिकल सेंटर से आता है वो अनडेविएटेड चला जाता है। तो आप ठीक से देखो, तो इस लेंस से जब आप पूछोगे कि इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, तो ये बोलेगी इंसिडेंट रे ये दोनों है। तो जहां इंसिडेंट रे कट रही है वहां पे ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट कौन है? ए और बी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। पर एक खास बात क्या है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा है, क्योंकि आप जानते हो जब किसी कन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो एक रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच बनता है। तो इस वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां
इस छोटे वाले लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए क्योंकि कचरा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इस वजह से। ठीक है बच्चा, लेकिन आप समझो इस बात को। बोले सर इसका इमेज कहां बना? आप खुद देख लो इमेज कहां बना, क्योंकि इमेज बनाने के लिए आपको देखना पड़ता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। तो इस लेंस से जो रेज बाहर निकली है, बोले सर एक तो ये बाहर निकली है, दूसरी वाली ये निकली है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज है। तो आप इस दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को पूछो कहां पे जाके कट रही है, तो ये रेज यहां पे सच में आके कट रही है, इसलिए ये इमेज रियल इमेज कहलाता है। तो यहां पे आके कट रही है, बोले ठीक है सर। तो इस ए बी ऑब्जेक्ट का एक इमेज ए डैश बी डैश यहां बनता है दोनों लेंस के बीच में। इस इमेज का खासियत क्या है कि ये एक रियल इमेज है, ऑब्जेक्ट की तुलना में उल्टा है, इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा ये मैग्नीफाइड है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। अब फिर से ये दोनों रेज जो पहले लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज था, ये दोनों ही कटने के बाद इधर दूसरे वाले लेंस पे पड़ जाती है, और ये दोनों रेज इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे का काम कर रही है। मतलब इस लेंस को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट ये है, क्योंकि इंसिडेंट रे जहां से निकलती है या इंसिडेंट रे जहां पे कटती है वही हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमेज क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। तो इसका मतलब इस लेंस को ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है। मतलब क्या कि जो पहले वाले लेंस का इमेज था वो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लेंस को इस मेटल के पाइप पे या ट्यूब पे इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये वाला इमेज इसके फोकस के अंदर आ जाए। क्योंकि आप लोग जानते हो कि यदि कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर आ जाता है तो उसका एक मैग्नीफाइड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज उसी तरफ बनता है जिधर ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, जैसे आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देखा। तो एक्चुअली आपका सेकेंड वाला लेंस जो है, ये लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आ जाओ थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। बोले सर क्या ये फाइनल इमेज बन गया? नहीं बच्चा, ये तो पहला ही इमेज बना, मतलब दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हमको मिल चुका है। अब ये रेज यहां से फिर से रिफ्रैक्ट करेगा। बोले हाँ ये बात तो सही है। यदि रिफ्रैक्ट होगा बच्चा तो रिफ्रैक्ट करके किधर जाएगा? बोले सर जिधर की तरफ मोटा वाला सरफेस होगा। सभी लोग जानते हैं मोटे सरफेस की तरफ ये मुड़ जाएगा, और यदि मुड़ेगा तो आप यदि अपनी आंखों को यहां से देख रहे हो, अपनी आंखों को यहां पे रखे हुए हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है चलो आ जाओ। आ जाओ अच्छा। तो आप क्या बोलोगे
कि सर हमारी आंखों तक जो रेज पहुंच पा रही है वो एक्चुअली में ये रिफ्रैक्टेड रेज है जो इस लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद आई है। तो हमको जो इमेज दिखाई दे रहा होगा वो इमेज कहीं है नहीं, हमको जो इमेज दिखाई दे रहा होगा बच्चा वो इमेज कहीं यहीं से दिखाई दे रहा होगा। बोले हाँ सर, बात तो सही है। ऐसे आप बोलोगे सर बात तो सही है कि ये वाली जो रेज जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज है सेकेंड लेंस से यही हमारी आंखों तक पहुंच रही है, पर हमारी आंखों को ना तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा ना ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा। हमारी आंखों को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट तो कहीं और ही है, जो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज है। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा फाइनल इमेज यहां बन रहा है, फाइनल इमेज यहां बन रहा है क्योंकि इमेज क्या है। बोले सर इमेज तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इमेज जो है बच्चा वो क्या है बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, है कि नहीं। तो आप ठीक से देखोगे आपको लगेगा यार ये सच में कमाल की बात है, नहीं है क्या। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हमने रखा और इस छोटे से ऑब्जेक्ट का एक बड़ा सा इमेज यहां पे बन रहा है, और यही ज्योमेट्री है किसकी, यही कंस्ट्रक्शन है किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। आई बात बच्चा समझ में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपने लिए यही है। बोले ठीक है सर, बात तो समझ में आया, पर बच्चा कुछ बातों को हम लोगों को और समझना है। बोले क्या क्या समझना है। इस लेंस को आप थोड़ा सा ठीक से देखो, इसके बारे में आप क्या बोलोगे। बोले सर मैं एक बात बोलेंगे कि ये कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कम है, एक और बात आप बोलोगे कि ये ऑब्जेक्ट के पास है। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है इसका नाम रखा जाता ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो लेंस आंख के पास होता है, आई के पास होता है, इसका नाम रखा जाता आई पीस। आई बात समझ में। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास था तो इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस रखा, क्योंकि ये आई के पास था इसलिए इसका नाम आईपीस रखा। बोले ठीक है सर, आईपीस का अपर्चर या आईपीस का फोकस ऑब्जेक्टिव की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता, थोड़ा सा बड़ा होता है। बोले ठीक है सर, ये बातें हम लोगों को समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जेक्ट अपना कौन है सर, ऑब्जेक्ट तो ए बी है, इसका एक इमेज ए डैश बी डैश जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बना। इस इमेज को हमने ऐसे अरेंज कर दिया कि ये आई पीस के फोकस के अंदर आ जाए, और इस वजह से आई पीस ने इस ऑब्जेक्ट का एक फाइनल इमेज बनाया ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि ऑब्जेक्ट की तुलना में हाईली मैग्नीफाइड। ये फाइनल इमेज के बारे में देखो आप, फाइनल इमेज कैसा है। बोले सर ये जो फाइनल इमेज है ये पहली बात तो हाईली मैग्नीफाई है, हाईली हाईली मैग्नीफाइड। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या। बोले सर दूसरा नंबर जो है
वो आप ठीक से देखो, उल्टा है, इन्वर्टेड। ये ऑब्जेक्ट की तुलना में इन्वर्टेड है, पहले इमेज की तुलना में इरेक्टेड है, सीधा है। जिधर ये है उधर ये भी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये भी है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये भी है। तीसरा, वैसे तीसरा, ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, रियल नहीं है। तो फाइनल इमेज जो बनता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बना हुआ फाइनल इमेज कैसा होगा, है नहीं? तो फाइनल इमेज बच्चा लोग कैसा होगा बताओ? तो सर फाइनल इमेज जो होगा वैसा होगा, कैसा? हाईली मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड और वर्चुअल। बोले सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चा, आ जाओ। अब यदि बच्चा लोग इतना हम लोग फाइनली सब कुछ समझ गए, तो इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा लिखने की बारी है, तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की यदि हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये हम लोगों को पूछा बहुत बार जाता है। और पूछा कितने नंबरों में जाता है? 5 नंबरों में। तो 5 मार्क्स मोस्ट वीवीआई होता है ये, लगा लेना आप लोग। लिखो, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप compound microscope is an optical device used to see a highly magnified image of object. Compound microscope is an optical device used to see a highly magnified image of an object. Of an object. ठीक है, ये आगे, it is the combination of two convex lens of short focal length. It is the combination of two convex lens of short focal length. ये दो कन्वेक्स लेंस जिसका शॉर्ट फोकल लेंथ हो, इसका ही कॉम्बिनेशन है। चलो भाई, बात तो समझ में है। एक का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये द लेंस नियर टू object is called objective lens. The lens near to object is called objective lens. It has less focal length. दूसरा, आई पीस। आई पीस क्या है बच्चा? बोले सर आई पीस है द लेंस नियर टू
our eye is called eyepiece. It has more focal length compared to ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के कंपेयर में इसका जो फोकल लेंथ होता है वो ज्यादा होता है। बोले ठीक है सर, यहां तक में हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चा, अब इतना बात यदि हम लोगों ने समझ लिया है, तब हम लोगों को करना क्या है सर, इसके कंस्ट्रक्शन को लिखना है, इसकी वर्किंग को लिखना है, और इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर को थोड़ा सा समझना है। तो परेशान मत होना, एक एक चीजें मैं पूरा क्लियर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, नहीं ध्यान मत भटकाना अपना। ठीक है, नजर डालो बस। बोले सर ये अपना है कंस्ट्रक्शन, लेकिन कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है तो कैसे किया, थोड़ा सा दो चार लाइन लिख देते हैं। तो इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन बोले क्या है कंस्ट्रक्शन, ये लिखो बच्चा। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, for the construction of compound microscope, we take two convex lens of short focal length objective and eyepiece। ठीक है बच्चा, ये ए मेटल ट्यूब of length कैपिटल एल। उसके बाद आपने क्या किया, एन ऑब्जेक्ट या ए टीनी ऑब्जेक्ट ए बी। नाउ arrange both the lenses coaxially। now arrange both the lenses coaxially, दोनों लेंस को हमने एक ही एक्सिस पे रख दिया या एक ही एक्सिस बनाते हुए अरेंज कर दिया, एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। इससे ज्यादा हम लोग नहीं लिख रहे। तो चलो एक बार अभी तक मैं कंफर्म कर देना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप अभी तक आपको कैसा समझ में आ रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है।
आई बात समझ में? नहीं ऐसा। बोले सर यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो कहीं से है नहीं, कंस्ट्रक्शन आपने बना ही दिया, तो चलो एक बार वर्किंग इसका लिख ही देते। आ जाओ बच्चा, वर्किंग भी लिख देते, थोड़ा सा समझ लेते वर्किंग को। क्या है वर्किंग, देखिए। वर्किंग कैसे काम करता है ये थोड़ा सा समझते हैं। When a tiny object AB is placed between C and F of objective length, then its real inverted and magnified image A dash B dash is formed between the lenses। मतलब क्या कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हो, जो कि हमने पहले भी बोला था, तो उसका एक मैग्नीफाइड थोड़ा बड़ा इमेज उल्टा और रियल वास्तविक दोनों लेंसेज के बीच में बनता है, जिसका नाम है ए डैश बी डैश। सही बात है नहीं? ए डैश बी डैश, और सर ए डैश बी डैश तो बात समझ में आता है। नाउ this image this image is behaving like object for eyepiece। अब ये पहला इमेज जो है वो आई पीस के लिए, ध्यान से देखिए बच्चा, पहला इमेज ए डैश बी डैश जो है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करता है। बोले सर ये बात तो हम लोग को समझ में आया ही था, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये आई पीस जो है पहला इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, आगे वी एडजस्ट the eyepiece such that A dash B dash comes under the focus of it. So the final image by eyepiece is formed highly magnified
हाईली मैग्नीफाइड, inverted and virtual with respect to object। बच्चा लोग एकदम क्लियर मैंने वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो रहा हो तो एक बार हमको बता देना कि सर हम लोगों को ये सब दिक्कतें हैं, और यदि कोई दिक्कत नहीं है तो एकदम क्लियर समझना कि मैंने इस तरीके से लिखा है कि आप एक बार खाली आराम से स्मूथली पढ़ोगे ना 100% हर एक बातें पूरा क्लियर आपको समझ में आने वाला है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप एस्केप कर सको। बात समझ में आया? ये बात तो यहां तक हम लोगों ने पूरा एकदम क्लियर लिख दिया है। अब इतना कुछ लिखने के बाद बच्चा लोग, इतना कुछ लिखने के बाद जो बच्चे इसको लिखना चाहते हैं एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट भी आप यहां से ले सकते हो, और या पॉज करके आप एक बार लिख सकते हो तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके मैग्नीफाइंग पावर पे। आइए हम लोग अब बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, बोले सर मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है ये हम लोगों को पता है। क्या होता बोलो? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, the ratio of angle of object to angle of image, angle of object to angle of image at I when it is the least distance of clear vision, या ये कह ले कि यहां जो मैग्नीफाइंग पावर है ये हमेशा इसके बराबर है। किसके? बीटा और अल्फा एंगल के। बोले सर बीटा एंगल क्या है? बीटा एंगल जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ देखते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के साथ देखने पे आपकी आंखों पे उसके इमेज के द्वारा बना हुआ जो एंगल है वो है जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे रहे तब की बात। और यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देखते हैं और यदि वो ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे रखा हो तब उसने आपकी आंखों पे जितना एंगल बनाया होगा वो है अल्फा। बात समझ में? बोले सर ये बात तो हम लोगों को समझ में आया था, लेकिन मैं आपको बोलूं तो मैग्नीफाइंग पावर को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो। मैग्नीफाइंग पावर को बोले सर कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि बच्चा आप लोग जानते हो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। बोले सर ये बात तो पता है। तो यदि आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को जानते हो तो आप ये भी जानते हो कि यदि दो लेंसेज है और दोनों को आप कोएक्सियली कंबाइंड करोगे तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर नेट मैग्निफिकेशन होगा वो m1 इंटू m2 होगा। मैग्निफिकेशन हमेशा गुना होकर जुड़ता है। बोले हाँ सर ये बात तो समझ में आता है। और यदि ये समझ में आता है आपको तो क्यों ना आज भी हम मैग्नीफाइंग पावर को ऐसा लिख दे। बोले कैसे? m1 इंटू m2। बोले m1 किसका मैग्निफिकेशन होगा सर? पहले वाले लेंस का। पहला वाला आपका लेंस कौन सा था?
ऑब्जेक्टिव लेंस, तो एम ओ लिख दो इसको। और दूसरा वाला लेंस कौन सा था, आई पीस, तो आपने एम ई लिख दिया इसके बदले। तो आज के बाद जब कभी भी आप मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का लिखोगे तो उसको एम ओ से रिप्रेजेंट करोगे, और मैग्निफिकेशन आईपीस का लिखोगे तो एम ई से रिप्रेजेंट करोगे। फिर वही बात, यू लिखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पर ऑब्जेक्टिव के लिए लिखेंगे तो उसको यू नॉट से डिनोट करेंगे, और आईपीस के लिए लिखेंगे तो यू ई से डिनोट करेंगे। इमेज डिस्टेंस लिखना होगा तो यू ओ से डिनोट करेंगे ऑब्जेक्टिव का, सॉरी वी ओ से डिनोट करेंगे, और इधर क्या होगा, वी ई से डिनोट करेंगे आईपीस का फोकस को, वैसे ही। ठीक है बच्चा, तो बोले सर ये बातें क्लियर है, तो यदि आप लिखना चाहते हो तो इतना तो लिखा जा सकता है। बोले सर ये एम नोट और एम ई क्या है, बच्चा ये दोनों मैग्निफिकेशन है। तो बोले सर एम ओ जो है, ये बात तो हम लोगों को समझ में आए, लिटरल मैग्निफिकेशन को तो हम लोग जानते ही हैं। एम नोट को कितना होता है बोलो, बोले सर ये होता है वी बाय यू, पर चूंकि ये ऑब्जेक्टिव का है इसलिए वी नोट और यू नोट का रेशियो है। तो आप इसको क्या लिख दो बच्चा, इसको आप इतना लिख दो वी नोट बाय यू नोट इंटू एम ई। बोले सर एम ई को भी तो आप लिख सकते थे वी बाय यू, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चा एम ई मैग्नीफाइंग पावर है किसका, आई पीस का, और आई पीस हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव कर रहा है, और सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने दो केस देखा था, इसलिए हम दोनों अलग अलग केस के लिए एम ई का अलग अलग वैल्यू रख देंगे, और यहां दोनों केस का आंसर भी आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर, चलो देखते। अब आप बोलोगे कि सर केस हम लोगों को याद है, दोनों ही केस में यहां पे लिख देता बच्चे लोग, परेशान आप लोग होना बिल्कुल मत, लिख दिया। बोले सर केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या था सर, वेन फाइनल इमेज आपका इनफाइनाइट पे बने, जिसको हम लोग नाम देते थे रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आईज के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर आप लोगों को याद होगा, बोले हाँ सर ये तो याद है। तो इस बार मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो एम ई के बराबर होगा, और वो होगा कितना, बोले सर ये हो जाएगा रिलैक्स आई के लिए डी बाय एफ, पर एफ किसका, ई का। तो सर ये बात है, यदि एम ई का वैल्यू हम इतना इस इक्वेशन में डाल दे तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर वो कितना आएगा, बोले सर आप देख लो, वो वैल्यू तो पता चल ही गया, मैग्नीफाइंग पावर होगा वी नोट बाई यू नोट इंटू कितना बच्चा, बोले सर एम ई, पर एम ई अपना कितना इस केस में डी बाई एफ ई, तो आप लिख दो डी बाई एफ ई। बोले सर नॉर्मल बात, बहुत आसान था। ये अब यदि बच्चा लोग आपको मैग्निफिकेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये भी पता है, बोले क्या फॉर्मूला आप लोग जानते थे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लेंस का फॉर्मूला। यदि यहां से हमको v निकालना हो तो, बोले सर v निकालना हो तो इसको इधर ले जाओ, 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, बोले सर ये हो जाएगा uf/u प्लस f, नहीं 1/v, तो v कितना सर ये uf/u प्लस f, इसका वैल्यू आप यहां रखो, तो u से u कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा f/u प्लस f, और ये f किसका, ऑब्जेक्टिव का। तो आप चाहो तो इसी मैग्निफिकेशन के जगह पे v नोट बाई यू नोट के जगह पे इतना भी लिख सकते हो, बोले कितना लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो इतना, बोलो f/u
u प्लस इंटू डी बाय एफ ई, इंटू डी बाय एफ ई, ऐसा। बोले सर ये बात तो सही है, तो आप क्या करो, एफ ई को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं मैं, कोई टेंशन लेनी, ये ओ ऑब्जेक्टिव है, ओ है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये एफ ओ बाय एफ ई इंटू डी बाय यू नॉट प्लस एफ नॉट। ये देखने को मिल जाता है, बच्चे चौंक जाते हैं कि सर कहां से आ रही है फॉर्मूला, बन कहां से रहे बच्चा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। बोले सर एक बात बताएं, यदि मान लो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा, तो फाइनल इमेज बना कौन रहा है, आई पीस। आई पीस कौन सा लेंस है सर, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के आप खुद सोचो कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं तो इनफाइनाइट पे इमेज बनता है, तो सर फोकस पे। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है बच्चा कि इस केस में आई पीस इधर है, ऑब्जेक्टिव इधर है, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, ए डैश इधर है, ए डैश बी डैश, ये एक्चुअली में आई पीस के फोकस पे रखा है। यहां से यहां दूरी कितना है, एफ ई। बोले सर ये पहले से बन रहा था कितना, इसके लिए ये v था क्योंकि ये इमेज है इसके लिए, तो ये वी ओ है। तो इस केस में आपसे पूछा जाता लेंथ ऑफ ट्यूब बताओ, एल कितना हो जाएगा, वी नोट प्लस एफ ई। है नहीं बच्चा, तो बोले सर इस केस में हम लोगों से पूछा जाता लेंथ ऑफ ट्यूब कितना हो जाएगा, बोलो। बोले सर लेंथ ऑफ ट्यूब को हम लोग लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब को लिख सकते हैं, बोलो कितना, एल इक्वल टू वी नोट प्लस एफ ई। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता बच्चा, परेशान मत होना बस, ठीक है, एकदम क्लियर समझा रहा हूं, टेंशन मत लेना। फिर सर ये बात समझ में आ गया, अब ये बात आपको समझ में आई है बच्चा, ये बात आपको समझ में आया, चलो आज थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बोले सर केस नंबर 2 याद है, बिल्कुल याद है मुझे, तो आपका मुझे पता नहीं, आपको याद है कि नहीं। बोले सर मुझे भी याद है, सिंपल माइक्रोस्कोप का केस नंबर 2, इसमें मैग्निफिकेशन आया था 1 प्लस डी बाय। केस नंबर 2 क्या था, वेन फाइनल इमेज आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बने या स्ट्रेस्ड आईज या स्ट्रेन आई, ऐसा। बोले ठीक है सर, इस केस में बच्चा मैग्नीफाइंग पावर जो आईपीस का था कितना आया था, बोले सर मैग्नीफाइंग पावर जो आया था वो आया था 1 प्लस डी बाय एफ, पर ये एफ किसका, आईपीस का। बोले ठीक है, तो इस केस में आपका जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बच्चा लोग, वो कितना होगा, बोले सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर सॉरी, मैग्नीफाइंग पावर इतना हो जाएगा। बोले सर यदि ये मैग्नीफाइंग पावर है तो मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस केस में जो होगा वो वी नोट बाय यू नोट तो रहेगा ही, इनटू 1 प्लस डी बाय एफ, नहीं एफ ई होगा। बोले सर ये बात भी हम लोगों को पहले से ही पता है, नहीं है पता, बोले बच्चा। बोले सर एक बात बोले, यदि इसको हम जैसे एफ में आपने यहां लिखा वहां लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, एफ नोट बाय यू प्लस एफ नोट इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। यदि ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का फोकस आपको पता हो तो आप ये फॉर्मूला भी लगा के तुरंत आंसर निकाल सकते हो। बोले ठीक है सर, पर बच्चा इसको यदि हम चाहे, इस पहले तो इसमें आ जाओ, लेंथ ऑफ ट्यूब में आ जाओ, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब।
लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब की लंबाई इस केस में कितना? वैसे देखो फाइनल इमेज को आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बनाना है। इस बार ऑब्जेक्ट को आपने आईपीस से कितना दूरी पे रखा ये फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव इधर है और आईपीस इधर है। इसका बना हुआ इमेज पक्की बात है यहां से वी नोट डिस्टेंस पे बना होगा, हाँ। और इधर से ये कितना दूरी पे रखा पता नहीं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आप जानते हो u होगा, हाँ सर, तो u e के बराबर होगा, नहीं होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना v नोट प्लस यू ई। तो इस केस में जो बच्चा लेंथ ऑफ ट्यूब होगा वो कितना होगा, l का वैल्यू बोलो। बोले सर ये होगा v नोट प्लस यू ई, वी नोट प्लस यू ई, ऐसा। अब आप बच्चा मुझे एक बार कंफर्म श्योर बता देना, इस दोनों केस को मैंने यहां पर लिख दिया है। अब एक बार मुझे कंफर्म करके आप लोग बता दो कि इस केस में आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत है, कहीं से भी कोई दिक्कत लग रहा है, और यदि कोई दिक्कत आपको नहीं लग रहा है तो कंफर्म करना बच्चा। नहीं है ना, देख लो ये बोले सर ये बात तो समझ में आया, लेकिन इसी फॉर्मूले को आप चाहो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। बोले कैसे? बोले सर इस केस में जो है ना, इस केस में यू नोट जो है एफ नोट के बराबर है और वी नोट जो है वो लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर है। तो ये हो कितना जाएगा मैग्नीफाइंग पावर? बोले सर मैग्नीफाइंग पावर जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। बोलो कितना? बोले सर ये हो जाएगा, आप नोट को कितना लिख दोगे? यू नोट को आप नोट लिख दोगे ना, तो ये लिख दो एफ नोट बाई एफ ई इंटू वी को आपने कितना लिख दिया? बोले सर वी को तो हमने एल लिख दिया, तो ये हो जाएगा एल इंटू डी। ये और ये तो सही है ना? नहीं नहीं उल्टा हो रहा है कुछ, एक मिनट रुक जा। ठीक है बच्चा, ऐसे रहने देना। अब यदि आप लोगों को यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।